जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति के एक टॉपिक जो पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण पर हम बात करते हैं कि पहला है बेल्जियम। जो बेल्जियम है भारत का एक राज्य जो हरियाणा है इससे भी छोटा है, और बेल्जियम की जो राजधानी है वह है ब्रुसेल। जो ब्रुसेल है इसकी सीमा यानी कि बेल्जियम की जो सीमा है वो लक्सेमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड से लगती है। अब देखिए ये जो वाइट मैप में देखें, जो ये वाइट सा है कलर में, ये क्या है आपका बेल्जियम है। ये सारा बेल्जियम है और उसकी जो सीमाएं जो लग रही हैं वो फ्रांस, लक्सेमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड इनसे लग रही है, और एक समुद्र नॉर्थ सी इससे इसकी सीमा लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि बेल्जियम की जातीय संरचना। तो बेल्जियम के जो लोग हैं वो 59% लोग जो है डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, जबकि जो 40% लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और वल्लून इलाके में रहते हैं। ठीक है, 1% लोग जर्मनी बोलते हैं और वल्लून क्षेत्र में रहते हैं ये भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जातीय संरचना की, ब्रुसेल्स की जातीय संरचना की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो ब्रुसेल्स है इसकी राजधानी है, और राजधानी में रहने वाले 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि देश की जनसंख्या में ये अल्पसंख्यक है। 80% जो लोग हैं यहाँ के जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और फिर भी इतने बोलने के बावजूद में ये अल्पसंख्यक है। जबकि इसी राजधानी में रहने वाले 20% लोग डच भाषा बोलते हैं, लेकिन ये देश की कुल जनसंख्या में बहुसंख्यक हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों समुदायों के बीच खराब संबंध के क्या कारण रहे, जो दोनों समुदाय थे। ठीक है, इन समुदाय में के अल्पसंख्यक जो है फ्रेंच अमीर व शक्तिशाली थे, और बहुसंख्यक डचों में आर्थिक विकास का लाभ काफ़ी बाद में मिला। जब इनको पहले मिल गया था जो फ्रेंच भाषा अमीर लोग थे, लेकिन जो ये बहुसंख्यक थे इनको आर्थिक विकास का लाभ बहुत बाद में जाकर मिला, और इससे ये रुष्ट हो गए थे। इसी कारण से क्या है, इनके संबंधों में जो है खराबी आ गई। ठीक है, सत्ता में साझेदारी का बेल्जियम मॉडल क्या रहा है, इस पर बात करते हैं कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम में अपने संविधान में 4 संशोधन किए ताकि देश के विभिन्न समुदायों और भाषाई समूहों में सामंजस्य बनाया जा सके। नेक्स्ट है, यह सब सत्ता में साझेदारी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि दोनों समुदायों के मंत्रियों की संख्या केंद्र सरकार में समान होगी। ठीक है, ये सब संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट क्या कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका हमारे सत्ता में साझेदारी का बेल्जियम मॉडल क्या रहा है, यही हमारा टॉपिक है। और कुछ विशेष कानून तभी बदले जा सकते हैं जब दोनों समुदायों की सहमति हो। नेक्स्ट है कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। नेक्स्ट है कि यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार है, जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, ये सामुदायिक सरकार थी क्या थी, इसका चयन एक भाषाई समूह डच, फ्रेंच, जर्मनी द्वारा किया जाता है, चाहे वह देश के किसी भी भाग में रहते हो। ठीक है, इस सरकार की ये विशेषता रही थी एक बात। दूसरी विशेषता थी कि इस सामुदायिक सरकार को कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज संबंधी निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, बेल्जियम मॉडल के लाभ क्या रहे हैं, लाभ की बात करते हैं तो यह अपने आप में एक जटिल मॉडल है, लेकिन यह व्यवस्था कामयाब रही। इस व्यवस्था ने दोनों समुदायों के बीच होने वाले गृह युद्ध को टाल दिया। अब बात आती है, देखो इसमें गृह युद्ध, अब गृह युद्ध है क्या। देखिए, किसी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई जब एक ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, गृह युद्ध की अब ध्यान रखना। तो यूरोपीय संघ ने अपना मुख्यालय ब्रुसेल्स में बनाया है। ठीक है, अब आती है श्रीलंका की बात। इसका आकार, यह लगभग हरियाणा के आकार के बराबर है। हरियाणा है कि भारत का एक राज्य है हरियाणा, उसके आकार के बराबर है श्रीलंका। ठीक है, और श्रीलंका क्या है, तमिलनाडु के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जब भारत की हम बात करें तो भारत का जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु से जो है दक्षिण तट जो है तमिलनाडु का, उस तट से कुछ दूर चलेंगे तो वहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। ठीक है, मैप पे भी देख सकते हैं, ये मैप में श्रीलंका है। ठीक है,
अब सामाजिक संरचना कैसे रही है इसकी, तो सीली भाषी कुल जनसंख्या का 74%, मुख्य धर्म बौद्ध, यानी कि ये जो सीली भाषा बोलते हैं किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। तमिल भाषी कुल जनसंख्या का 18%, हिंदू और मुस्लिम, जो तमिल भाषा बोलते थे वे जनसंख्या क्या, जो टोटल जनसंख्या थी उसका 18% थी, और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय आते थे, यानी कि हिंदू समुदाय के लोग भी थे और मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे। ठीक है, 13% जो श्रीलंका के तमिल, भारतीय तमिल और तमिल भाषी लोग थे 5%, और ये 13% मैप से समझा है। भारतीय तमिल ब्रिटिश शासन के दौरान बागानों में काम करवाने के लिए इन्हें श्रीलंका लाया गया था। ये भारत के लोग थे और इन्हें ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो वहाँ बागानें थी तो उसमें काम करवाने के लिए यहाँ से उधर ले जाया गया था, बाद में वहीं बस गए। ठीक है, श्रीलंकन तमिल श्रीलंका के मूल तमिल थे, ये श्रीलंका के ही मूल निवासी थे, और कुल जनसंख्या का 7%, इसमें ईसाई शामिल है जो तमिल और सिंहली दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद सिंहली भाषी समुदाय ने अपनी बहुसंख्या के बल पर तमिलों यानी कि अल्पसंख्यक पर अधिकार जमाना चाहा। जब ये आज़ाद हुआ 1948 में, और जो यहाँ के आज़ाद होने के बाद जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने बहुसंख्या के बल पर, जब ये बहुत ज़्यादा थे, इन्होंने कहा कि तमिलों यानी जो अल्पसंख्यक थे, तमिल भाषा बोलते अल्पसंख्यक थे, तो इन पर इन्होंने सोचा कि इन पर अपना अधिकार जमा लिया जाए। ठीक है, तो 1956 में एक कानून पास हुआ जिसके अनुसार सिंहली देश की राष्ट्रभाषा होगी। जब 1956 में कानून बना, वहाँ की सरकार ने कानून बनाया और पास हो गया ये कानून, और कहा गया कि सिंहली जो है देश की राष्ट्रभाषा होगी, सिंहली को राष्ट्रभाषा बना दिया। ठीक है, इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड विच रिकॉग्नाइज्ड सिंहली एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक कानून बना और कानून बनकर ये पास हुआ, उसमें ये कहा गया कि जो सिंहली भाषा होगी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक है, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषी लोगों की प्राथमिकता दी। विश्वविद्यालयों में और सरकारी नौकरियों में भी क्या, जो सिंहली भाषा के लोग थे उनको ही प्राथमिकता दी गई कि उनको ही उन पर नौकरियों में विश्वविद्यालयों में रखा गया। ठीक है, अब तमिलों पर क्या प्रभाव पड़ा इस चीज़ का, तमिल अकेलापन महसूस कर रहे थे। वे सोचते थे कि संविधान भी उनके खिलाफ है और कोई भी राजनीतिक दल उनकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता। ठीक है, तमिलों ने अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए समूह संगठन व दल बनाने के प्रारंभ कर दिए। जब तमिलों को जब ये लगने लगे हम तो अकेले हैं और संविधान भी उनको साथ नहीं दे रहा और कोई भी राजनीतिक दल उनकी आवश्यकताओं को ध्यान नहीं रखता, जब इस बात को इन्होंने तमिल भाषी लोगों ने देखा, तमिलों ने देखा, तो उन्होंने क्या किया, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए क्या बनाने का शुरू कर दिए, समूह संगठन और दल बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, उनकी तमिल को राजभाषा बनाने की मांग, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, शिक्षा और रोजगार की उनकी मांग नहीं मानी गई। ठीक है, इस मांग जो इन्होंने मांगने के लिए जो संगठन बनाए थे, इस मांग को ठुकरा दिया था। इस कारण उन्होंने हिंसक कार्रवाई करने के लिए लिट्टे जैसे संगठन बनाए, ये एक जैसे संगठन बनाने शुरू कर दिए थे। ठीक, अब इसमें हुआ गृह युद्ध। अब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि गृह युद्ध कि किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक जब लड़ाई एक ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। ठीक है, इस प्रकार श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए इस युद्ध में। हजारों तमिल परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। ठीक है, युद्ध से बचने के लिए कैसे भी कर इधर उधर चले गए। अब सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक थी, युक्तिपूर्वक कारक क्या रहे हैं इसके, इस पर बात करते हैं कि इससे समाज के विभिन्न समूहों के बीच टकराव टल जाते हैं। यदि सत्ता में साझेदारी न हो तो देश बिखर सकता है। नेक्स्ट है कि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को काफ़ी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, बल्कि कई बार बहुसंख्यक की बर्बादी का कारण भी बनता है। ठीक है, और नैतिक कारण की अगर हम बात करें तो नैतिक कारण में पहला कारण है इसका, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। एक आदर्श लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की साझेदारी सत्ता में होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक राजनीति में सभी लोग प्रभावित होते हैं और इन प्रभाव के साथ ही लोगों को रहना होता है।
इसलिए लोगों को सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता होती है। इसका थर्ड पॉइंट है कि एक वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ठीक है, अब आता है कि सत्ता की साझेदारी के रूप में 36 नियंत्रण में संतुलन की व्यवस्था क्या होगी। तो जब इसमें 36 व नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को बनाया जाता है तो कानून के 3 पहलू आते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, और जो ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये कानून एक बनाती है, एक उस पर कार्य करती है, और जो है तीसरी क्या करती है, उस पर न्याय दिलाती है जब कानून का उल्लंघन हो। ठीक है, तो ये कानून के यानी कि शासन के 3 अंग हैं। ठीक है, और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, अब इन पर एक बात करें तो इनमें से ये सभी अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, यानी कि सभी अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे। इनमें से कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, इसलिए इसे नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। अगर विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया, उसे विधायिका जो विधि का निर्माण करती है, कानून बनाती है, कार्यपालिका जो है उसका संचालन करती है, जब उसका कानून का उल्लंघन हो तो न्यायपालिका सामने आती है। जब ठीक है, तो कोई ऐसा कानून बन गया जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन करे तो न्यायपालिका सामने आएगी, उसको क्या करेगी, उस पर अंकुश लगा देगी। ठीक है, इसीलिए इसे नियंत्रण में संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर सत्ता की साझेदारी, इस पर हम बात करें तो इसमें 3 बात आती है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। ठीक है, केंद्र सरकार यानी तीनों मिलकर एक देश का निर्माण भी करती हैं, देश चलाती हैं। अगर हम बात करें भारत की तो भारत में केंद्र सरकार को अधिकार है कि वे सभी के लिए कानून बना सकते हैं, क्योंकि भारत संघ है राज्यों का, कि भारत में जो राज्य हैं उनको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस तरह से यहाँ काम करते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कार्य करती है, राज्य सरकार राज्यों के लिए कार्य करती है। केंद्र सरकार अपनी कुछ शक्तियाँ राज्य सरकार को दे देती हैं, जैसे कि बेल्जियम में। भारत जैसे देशों में 2 स्तरों में सत्ता का विभाजन उपयुक्त नहीं है। भारत जैसे देशों में 2 स्तरों में सत्ता का विभाजन उपयुक्त नहीं है। जैसे कि सत्ता को अगर हम बांट दें, राज्य को दे दें सत्ता और केंद्र में, तो राज्य अपने चलाएगा और केंद्र अपने चलाएगा, और इस तरह लड़ाई होगी, और लड़ाई होने में कि जो राज्य हैं वे अपने अपने अलग हो जाएंगे और बाद में भारत देश मिट जाएगा। तो इस तरह की जो है अवधारणा जब बनेगी या इस तरह की जो चीज़ें आएंगी तो उसमें क्या होगा, एक देश टूट जाएगा। तो इसीलिए भारत में क्या है, केंद्र को ताकत है, केंद्र मजबूत है भारत का, और राज्य को अधिकार नहीं कि वे उससे अलग हो जाए। इसलिए भारत में 30 स्तर की सरकारें, नगर पालिका, नगर निगम में ग्राम पंचायतें आती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को दे दी हैं। ठीक है, अब है विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन। ठीक है, जैसे औरतें, एससीज, एसटीज, इनके बीच में कैसे समुदाय जो बनते हैं उनके सत्ता का विभाजन कैसे हुआ, हम बात करते हैं। सत्ता में कमजोर वर्ग भी सत्ता में साझेदार होते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इसका एक उदाहरण है। भारत में यह अवधारणा के माध्यम से किया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों में एससी, एसटी और औरतों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। इस प्रकार विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता में साझेदारी होती है। अब आते हैं राजनीतिक दलों, दबाव समूह व आंदोलनों के बीच सत्ता का विभाजन कैसे हुआ। देखिए, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी राजनीतिक दल हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहता। अब कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, भारत में 5 साल के लिए आते हैं। अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, पहले पिछले साल भी पिछले शासन में भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, उससे पीछे भी फिर कांग्रेस ने काफ़ी समय तक शासन किया। यह लोगों पर है कि वे किस दल को चुनते हैं। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, लोगों का तंत्र होता है, लोग अपनी सरकार, अपना राजा स्वयं चुनते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है उसको चुनाव के माध्यम से लेके आते हैं। गठबंधन सरकार आने से एक साथ अनेक दलों को सत्ता में आने का मौका मिलता है। दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाकर अपनी बात मनवाते हैं। वे विभिन्न माध्यमों से सरकार पर दबाव डालते हैं और अपने अनुसार सरकारी नीति बनवाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।